नमस्कार सभी को। अब सॉल्यूशन का सेकेंड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्युबिलिटी होता है ग्राम पर लीटर इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज दैट वी टेक water as a solvent and we add about some amount of sugar। हम क्या करते हैं कि शुगर को वाटर में मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हम तब तक इसको ऐड करते रहते हैं जब तक इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बने। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है उसके बाद शुगर वाटर में डिसॉल्व ना हो। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट यानी शुगर का डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 1 liter of solution. Solution is saturated solution. Saturated solution at constant temperature. ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिया? देखिए, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो सोल्यूट और भी ज्यादा सॉल्युबल हो सकता है, वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी बना सकता है। इसी वजह से यहां हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन अ 1 liter of saturated solution or present in a per liter of solution at constant temperature is called as solubility of that solute in the solution। अब ये जो solubility है ये कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। solubility किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? सबसे पहले तो नेचर, ठीक है। नेचर का मतलब है, देखिए नेचर में अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट 2 तरीके का हो सकता है, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी बिटवीन द बॉन्ड या पोलरिटी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स द सॉल्यूट में बी ऑफ 2 टाइप, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक, तो हमें पता है पोलर अगर सॉल्यूट है तो दैट सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट है तो इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे सोडियम क्लोराइड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम क्लोराइड भी पोलर है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, और वाटर भी पोलर है। तो सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर एंड हियर वी कैन टेक बेंजीन। बेंजीन नॉन पोलर है, C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इट इज आल्सो नॉन पोलर। तो बेंजीन इज सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम कोशिश करें कि NaCl को CCl4 में डिसॉल्व करें, बेंजीन को वाटर में डिसॉल्व करें, तो ये लगभग ना के बराबर सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि ये पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है। यहां पर वाटर पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर है। तो वाटर में सोडियम क्लोराइड तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन बेंजीन नहीं होगा। ऐसे ही बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, लेकिन वाटर में नहीं होता। ये किसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है? ये होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में ही सॉल्युबल होगा। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक मींस पोलर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो द फर्स्ट फैक्टर which affect the solubility of solute in the solution is polarity, means
if solute is polar then it is soluble in the polar solvent, and if solute is non-polar then it is soluble in the non-polar solvent. The second factor is temperature. Second factor is temperature. So suppose that our reaction is A plus solvent. It gave solution plus heat. It means exothermic reaction. And second is A plus solvent gave solution minus heat, mean एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो आप जानते हैं कि देखिए, अगर हमने किसी भी सॉल्वेंट को सॉल्यूट में, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाते टाइम अगर हीट लिबरेट हुई तो दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. एंड इफ वी ऐड सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हीट इज रिक्वायर्ड. जो हीट है हमने माइनस में लिख रखी है, वो अगर हम यहां से हटाना चाहें, ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो साइन इसका नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आप जानते हैं क्लास 11th में आपने पढ़ा है ली चैटलियर प्रिंसिपल. ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन कोई भी एक्सोथर्मिक होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी. एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है. देखिए, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स रिएक्शन होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, तो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन में कम हो जाएगी. सेकंड इज इफ द प्रोसेस of formation of solution or dissolution of solute in the solvent is endothermic, and if we increase temperature then according to the Lee Chatelier principle the process will shift towards forward direction. ठीक है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. इसका मतलब अगर हीट की रिक्वायरमेंट है तो यहां टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी. और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वो सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. तो दो फैक्टर हैं, मतलब टेम्परेचर के दो रीजन है. अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है. अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और प्रोसेस एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. तो हमें दूसरा फैक्टर भी समझ में आ गया. अब थर्ड फैक्टर है प्रेशर. थर्ड फैक्टर इज प्रेशर. देखिए, प्रेशर की बात करें हम तो सॉलिड और लिक्विड, अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो या लिक्विड हो तो लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स तो ऑलरेडी वैसे ही कंप्रेस्ड होते हैं, बहुत पास पास आते हैं, प्रेशर का वहां पर जनरली कोई इफेक्ट नहीं होता. लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर होते हैं. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर हैविंग लार्ज डिस्टेंस. ठीक है, अब ये गैस है, गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं, ठीक है, एक दूसरे से बहुत फार डिस्टेंस पर हैं. अब अगर आपने यहां प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से गैस कंप्रेस्ड होती है. कंप्रेस क्यों होगी? क्योंकि इनके बीच में काफी स्पेस अवेलेबल है. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में अभी भी काफी स्पेस अवेलेबल है, और अवेलेबल स्पेस में गैस पार्टिकल फिट हो जाते हैं. तो गैस जब कंप्रेस करेंगे, आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी. सॉल्युबिलिटी चेंज होती है. ठीक है, अब ये ध्यान रखना है
कि अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड और लिक्विड है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर गैस है सॉल्यूट हमारा तो प्रेशर से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, प्रेशर से सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं, अभी तो हमने जनरल सॉल्युबिलिटी की बात की, अब बात करेंगे हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। देखिए गैसेस लिक्विड्स में सॉल्युबल होती हैं, कैसे बता सकते हैं हम? अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक इज कार्बोनेटेड वाटर। कोल्ड ड्रिंक जो है वो कार्बोनेटेड वाटर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर पे डिसॉल्व की जाती है। ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, वो एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जो वाटर में रहते हैं, नदी में, ओशियन में, तो वो सारे एनिमल होते हैं एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल रेस्पिरेशन के लिए बेटा वो ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं जो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि गैसेस लिक्विड में या वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं। अब कौन कौन से फैक्टर गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, अभी तक तो हमने सॉल्युबिलिटी की जनरल डेफिनेशन पढ़ी, अब स्पेसिफिक पढ़ेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सब इसके फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स में सबसे पहले है नेचर ऑफ गैस। अब नेचर ऑफ गैस, गैस भी दो तरीके के हैं, एक है पोलर गैस और एक है नॉन पोलर। तो गैसेस दो तरीके के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर गैसेस में जैसे अमोनिया है, SO2 है, NO2 है। नॉन पोलर में हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सारी नॉन पोलर गैसेस होती हैं। ठीक है, अब अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट इज वाटर एंड वाटर इज ऑल्सो पोलर। ठीक है, हमें पता ही है, अभी इससे पहले आपको बताया था वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट है वाटर, तो कौन सी गैसेस वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होंगी, पोलर या नॉन पोलर? अभी आपको सॉल्युबिलिटी में बताया ही था हमने कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो जितनी भी पोलर गैसेस हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होती हैं पोलर सॉल्वेंट में, और जो नॉन पोलर गैसेस हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में। यहां पर हमने सॉल्वेंट ले रखा है वाटर, तो वाटर में कौन सी गैसेस सॉल्युबल होंगी? पोलर गैसेस। और सभी पोलर गैसेस की बात की जाए तो आउट ऑफ ऑल द पोलर गैसेस NH3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अमोनिया सबसे ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में, और सबसे कम सॉल्युबल गैस होती है हीलियम। तो मैक्सिमम सॉल्युबल इज NH3, लीस्ट सॉल्युबल इज हीलियम। ध्यान रखना है, कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर इन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस द गैस विच इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज हीलियम, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज अमोनिया। ठीक है, दूसरा इससे और क्या पूछा जा सकता है? जैसे हमको कई गैसेस दे दी जाए, आपको दे दिया जाए NH3, CO2 एंड हीलियम। ठीक है, अब आपको पता ही है कि अमोनिया की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम। अगर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाएंगे हम तो हीलियम, देन CO2 एंड देन NH3। अमोनिया की सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों होती है? इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने का रीजन है अमोनिया इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनती है अमोनिया में। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 प्लेस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल गैस
ammonia, or least soluble helium. And now, after the nature of gas, the second factor is temperature. Temperature. Suppose that we take CO2 gas plus H2O, it is solvent. It forms CO2 aqueous plus heat. Okay. It means the solubility of gas in liquid or water is a reversible exothermic reaction. It is a exothermic reaction. अभी आपको बताया था हमने कि सॉल्युबिलिटी जो टेम्परेचर है वो दो तरीके से अफेक्ट करता है. अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है. तो जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, वो गैसेस जब वाटर में डिसॉल्व होती हैं तो देखिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. गैसियस फेज में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि गैसेस पार्टिकल रैंडमली मूव कर सकते हैं. दूसरा, जब ये एक्वस स्टेट में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, डिक्रीज हो गई. अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहां डिक्रीज होती है वो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो जितनी काइनेटिक एनर्जी गैस की कम होती है जब वो सॉल्यूशन में मिक्स की जाए, सॉल्वेंट में मिक्स की जाए, तो वो जितनी कम की भी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है. इसी वजह से कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो एक रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid is inversely proportional to temperature. If we increase temperature, then the solubility of gas in liquid decreases. Okay. Now the third factor is pressure. प्रेशर का इफेक्ट ऐसे समझ सकते हैं आप आराम से कि सपोज दैट हमने यहां एक पिस्टन ले ली P और प्रेशर है P1. यहां पिस्टन जो लिया हमने उसका प्रेशर है P1, और यहां हमने ले लिया सॉल्वेंट, और यहां पर गैसेस प्रेजेंट है, गैस. ठीक है, कोई भी गैस हो सकती है यहां पर. और दूसरे कंडीशन में हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया. प्रेशर इंक्रीज करके हम पिस्टन को यहां तक ले आए P2, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो गैस लिक्विड की सरफेस पर ज्यादा आएगी. ठीक है, ज्यादा आएगी, कंप्रेशन हुआ, गैस ज्यादा से ज्यादा लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में आई, तो जितनी ज्यादा गैस लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी. हियर P2 इज ग्रेटर देन P1. तो जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई. ठीक है, इट मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो प्रेशर इंक्रीज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज हो जाती है, सॉल्वेंट में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गैस कंप्रेस होके लिक्विड सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आती है. ठीक है, तो ये जो है 3 फैक्टर हो गए आपके जो गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब इसी के बेस पर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बेस पर एक लॉ दिया गया था, दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स. हेनरीज लॉ.
ये क्लास 11th में भी है, क्योंकि 11th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक है लिक्विड स्टेट, उसमें है ये। हेनरीज लॉ क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल गैस। यहां हमने पार्शियल प्रेशर वर्ड क्यों यूज किया? सपोज दैट वी हैव दिस सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट, और एंड वी हैव मैनी गैसेस ए बी सी, मतलब 3 गैसेस हैं हमारे पास। ए का पार्शियल प्रेशर होगा पीए, बी का पार्शियल प्रेशर होगा पीबी, सी का पार्शियल प्रेशर होगा पीसी। ठीक, तो जो गैस है उसका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर जिसका ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट के ज्यादा कांटेक्ट में होगा, और जो ज्यादा कांटेक्ट में होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुई तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हुए तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम सॉल्युबिलिटी भी कह देते हैं। तो यहां पर P के इस प्लेस पर, प्रेशर के प्लेस पर हमने लिया है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन मींस सॉल्युबिलिटी। पार्शियल प्रेशर इसलिए लिया क्योंकि यहां गैसेस एक से ज्यादा हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर देखेंगे। ठीक है, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब इसी से लॉ ड्राइव कर लो। ठीक है, X इज सॉल्युबिलिटी एंड P इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो उसकी सरफेस पर लगा हो। ठीक है, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to the partial pressure of gas above the surface of liquid. Above the surface of liquid. It means the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas above the surface. ठीक है, तो यही होता है हेनरीज लॉ कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above the surface of liquid at constant temperature, या टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। ये है हेनरीज लॉ। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above the surface of liquid at constant temperature. This is called as Henry's law for the solubility of gas in liquid. अब देखिए यहां पर बेटा प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू KH(x). KH इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ KH। सिग्निफिकेंस ऑफ KH देखिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू KH(x). P अपॉन x इज इक्वल टू KH और KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
X. X is stand for solubility. It means more will be the value of KH, less will be the solubility of gas in liquid. ठीक है, तो Henry's law constant is inversely proportional to the solubility of gas in liquid. And second thing, KH directly proportional to temperature, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है गैस की, इसी वजह से KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो दो फैक्टर हैं ये, एक KH के, एक तो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और अगर हम बेटा ग्राफ प्लॉट करते हैं P और X के बिटवीन, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. ठीक है, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, तो हेनरीज लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above the surface of liquid. And significance of Henry's law constant. Henry's law constant KH is inversely proportional to the solubility and directly proportional to the temperature. और now applications of Henry's law important है, पूछे जाते हैं एग्जाम में. Applications. एप्लीकेशंस में फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर. हम सोडा वाटर में CO2 की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करें? तो इन सोडा वाटर CO2 गैस इज filled at very high pressure. सोडा वाटर में CO2 गैस को फिल करते हैं हम बहुत ज्यादा प्रेशर पर, हाई प्रेशर पे, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility ऑफ गैस. तो if we increase pressure then solubility of gas is also increases. तो जितनी भी सोडा बॉटल्स हैं उनमें CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो सोडा वाटर में CO2 फिल की जाती है वो हाई प्रेशर पे की जाती है. सेकेंड फैक्टर इज पेनफुल बेंडिंग इन स्कूबा डाइवर्स. सेकेंड फैक्टर है हीलियम गैस इज mixed with oxygen and नाइट्रोजन. ठीक है, हीलियम गैस जो है वो मिक्स की जाती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ फॉर द रेस्पिरेटरी पर्पस इन द सिलेंडर्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स. स्कूबा डाइवर्स का मतलब जो गोताखोर होते हैं समुद्र में, जो बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं. अब जानते हैं, देखिए जैसे जैसे कोई भी पर्सन डेप्थ में जाता है, काफी नीचे चला जाता है, तो वाटर की जो लेयर है वो बढ़ती जाती है. जब वाटर की लेयर बढ़ती जाएंगी तो इस वाटर की लेयर का उस बॉडी पर, उस ऑब्जेक्ट पर, या जो भी स्कूबा डाइवर गया उसकी सरफेस पर वो प्रेशर लगाएंगे. प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, और गैस जो है हाई प्रेशर पर ब्लड में ज्यादा सॉल्युबल होंगी. तो ज्यादा सॉल्युबल होने की वजह से बॉडी तो हमारा एक्सपेंड करना चाहता है, वाटर इसको कंप्रेस कर रहा है. तो जब हमारा बॉडी एक्सपेंशन चाहता है और वाटर से कंप्रेस करें तो उस टाइम बहुत सारी पेनफुल बैंडिंग्स होती हैं. आपने देखा होगा जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो इस तरीके से अपने शरीर को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, बैंडिंग करते रहते हैं. वो बैंडिंग इसलिए होती है क्योंकि जैसे जैसे वो डेप्थ में जाते हैं उनकी बॉडी कंप्रेस की जाती है वाटर की लेयर से और एक्सपेंड होती है गैसेस से, जो गैस वो इनहेल करते हैं रेस्पिरेटरी पर्पस के लिए. तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत मिनिमाइज करने के लिए हीलियम गैस मिक्स कर दी जाती है रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ, क्योंकि हीलियम की
KH वैल्यू ज्यादा होती है, KH वैल्यू हाई होती है और सॉल्युबिलिटी कम होती है। जब KH वैल्यू ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी कम है, तो ये ब्लड में कम डिसॉल्व होगी, इस वजह से जो पेनफुल बैंडिंग्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। तो हीलियम गैस इज डाइल्यूटेड, या द रेस्पिरेटरी गैसेस of scuba divers are diluted with helium, since helium have higher KH value, that's why it less solubility, which reduces the painful bendings of scuba divers. थर्ड फैक्टर है या थर्ड एप्लीकेशन है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या है? एनॉक्सिया, एन से मतलब आपको पता ही चल रहा है, विदाउट, ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जैसे माउंटेन क्लिम्बर हो या जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, बहुत ज्यादा हाइट पर, ऐसा नहीं कि छत पे चले गए, मतलब माउंटेन की बात की जा रही है, 10-15 हजार फीट के ऊपर की बात करते हैं। तो जब इतनी ज्यादा हाइट पर हम पहुंच जाते हैं, वहां ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होती है। ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होने की वजह से हमें भी ऑक्सीजन कम मिलती है और ब्रेन में भी ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है। ब्रेन में जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो हमारी थिंकिंग पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं बहुत हाई एल्टीट्यूड पर, या जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, वो क्लियरली नहीं सोच पाते, क्लियरली उनकी थिंकिंग पावर नहीं होती क्लियर कि उन्हें किधर जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। दिस डिजीज इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया। तो पर्सन्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन क्लाइंबर्स suffered by a disease called anoxia, since at high altitude the concentration of oxygen is less, ठीक है। ज्यादा एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वो क्लियरली थिंक नहीं कर पाते, विच आर नॉट एबल टू क्लियरली थिंक। तो दिस डिजीज इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया, ठीक है। तो हमने हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन भी कर ली। एप्लीकेशन पहली क्या है कि CO2 gas is filled in soda bottles at very high pressure for increasing the solubility of CO2 in water. Second is the respiratory gases of scuba divers are diluted with helium gas, since helium have higher KH value, that's why which decreases the solubility of respiratory gases in blood, which reduces the painful bendings. And persons living at high altitude or mountain climbers are unable to think clearly. It is due to the lack of oxygen at high altitude, since at high altitude the density of oxygen is less. This disease is called as anoxia. Now thank you.